बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ अबाउट द एंजाइम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंजाइम की डेफिनेशन देखते हैं, फिर एंजाइम की जो है वो वर्किंग मॉडल्स हम देखेंगे, वर्किंग मैकेनिज़्म देखेंगे कि एंजाइम कैसे वर्क करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर और इनकी कंपोजिशन क्या होती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एंजाइम की डेफिनेशन देखें तो हम एंजाइम के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स होते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका? दे कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। जब हम बायोकेमिकल लिख देते हैं अंडरस्टूड है कि ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहे होंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, दे कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब वो कहता है कि एंजाइम्स का होना और ना होना कितनी अहमियत का हामिल है। वो कहता है कि इफ़ देयर इज़ नो एंजाइम इन अ रिएक्शन मिक्सचर, अगर किसी रिएक्शन में, किसी सोल्यूशन में कोई एंजाइम ना हो तो जो रिएक्शन होता है वो वेरी स्लो स्पीड से होता है। कैसे हो रहा होता है? स्लो स्पीड से। इफ़ द एंजाइम्स आर एडेड, अगर हम उसमें एंजाइम ऐड कर दें, और आपको पता है कि एंजाइम बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज़ रिक्वायर, बहुत थोड़ी मिकदार में हमें एंजाइम चाहिए होते हैं। अगर हम उस रिएक्शन मिक्सर में वो एंजाइम की क्वांटिटी थोड़ी सी ऐड कर दें, दे कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन, वो उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। कितना स्पीड अप कर दें? 1000 टाइम्स बढ़ा देते हैं उसको। ठीक है, हज़ारों गुना उसकी स्पीड जो है उस रिएक्शन की क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जल्दी रिएक्शन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इनकी कंपोजिशन के हवाले से बात है कि अगर ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं तो ये किस चीज़ से मिलकर बने हुए होंगे? अमाइनो एसिड से मिलकर बने होंगे। किस चीज़ से मिलकर बने होंगे? अमाइनो एसिड से। अब वो कहते हैं कि क्या जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है, जो उसमें तमाम के तमाम अमाइनो एसिड्स हैं, वो सब के सब कैटालाइसिस में हिस्सा लेते हैं? ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एन एंजाइम। किसी भी एंजाइम का कौन सा पोर्शन? थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। दैट स्मॉल पोर्शन इज एक्चुअली नोन एज एक्टिव साइट। वो छोटा सा पोर्शन क्या कहलाता है? एक्टिव साइट। ठीक है, लेट के हमारे पास ये एक एंजाइम है, हम कहते हैं कि इसमें जस्ट कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड हेयर। इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो जस्ट यहाँ तक जो है वो हो सकती है, पॉसिबल है, यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। इससे किसी और साइड के ऊपर कहीं भी एंजाइम के स्ट्रक्चर में सबस्ट्रेट के बाइंड करने की जगह नहीं है। इट्स मीन कि जस्ट एंजाइम का ये वाला पार्ट जहाँ मैंने ए लिखा है, जस्ट यही कैटालाइसिस में हिस्सा लेगा, सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हिस्सा लेगा। बाकी तमाम के तमाम अमाइनो एसिड, पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है एंजाइम का, बाकी अमाइनो एसिड्स हैं वो किस लिए हेल्प कर रहे होंगे? अदर अमाइनो एसिड्स हेल्प्स द एंजाइम्स टू मेंटेन इट्स शेप। किस लिए हेल्प करेंगे? मेंटेन इट्स शेप। शेप या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो उसको क्या करेंगे? मेंटेन रखेंगे। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को क्या रखेंगे? मेंटेन रखेंगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब वो कहता है कि बहुत से एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो अकेले काम कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट यही सिंपल एंजाइम है हमारे पास, इसके साथ यहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करवाएं और वो थोड़ी देर बाद उस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। ये बात समझ में आई? लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं विच रिक्वायर, जिन्हें ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है? नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नॉन प्रोटीन पार्ट। बेटे अगर हम इसको डिटेल से स्टडी करें ना, ज़रूरी नहीं है नॉन प्रोटीन पार्ट हो, बहुत से प्रोटीन पार्ट्स भी होते हैं जो कोफैक्टर का काम करते हैं। जो किसका काम करते हैं? कोफैक्टर का काम करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है उनकी वर्किंग के लिए। दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ एक्चुअली नोन एज कोफैक्टर। उसे हम क्या नाम देते हैं? कोफैक्टर। को मीन इकट्ठा, फैक्टर मीन एंजाइम्स के साथ मिलके काम करना है। इसने किसके साथ मिलके काम करना है?
एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करना है। ये बात यहाँ तक समझ में आई है? हमने कहा कि सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं विच सोलली वर्क, जो अकेले काम कर लेते हैं, बट सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट एंड एडिशनल कंपोनेंट चाहिए उनको वर्किंग के लिए। दैट एडिशनल कंपोनेंट इज एक्चुअली नोन एज कोफैक्टर। ठीक है, फिर हमने कोफैक्टर की क्लासिफिकेशन देखी थी, बहुत सिंपल वाली क्लासिफिकेशन हमने देखी, इसकी कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन भी है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह देते हैं कि ये कोफैक्टर या तो क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, या क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है। ठीक है, जब हमने बात की थी कि ये इनऑर्गेनिक हो सकता है, तो इनऑर्गेनिक के अंदर हमने कहा था ये क्या होगा, फिर कोई भी मेटल आयन हो सकता है, कोई भी मेटल आयन हो सकता है। और उस मेटल आयन के अंदर आपको पता है कौन कौन सी मेटल्स इन्वॉल्व होती हैं, जिंक है, चलें जी, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, इटीसी, काफ़ी सारी मेटल्स हैं हमारे पास। मेटल्स नहीं, मेटल आयंस हैं विच एक्ट एज अ कोफैक्टर, एक्ट एज अ कोफैक्टर। ठीक है, और जो हमारे पास ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मॉइटी होगी, ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गए, फिर उसमें हमने कहा था इसमें फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाएंगी, या तो वो क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, और या फिर वो क्या कहलाएगा, कोएंजाइम कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी हम बात करेंगे कोफैक्टर के हवाले से। तो हम कहेंगे इफ़ द कोफैक्टर इज डिटैचेबल। कैसा है ये, डिटैचेबल है। डिटैचेबल मीन जिसको हम वापस दोबारा अलहदा कर सकते हैं। अटैचेबल एंड डिटैचेबल। डिटैचेबल मीन जिसको हम दोबारा एंजाइम से क्या कर दें, अलहदा कर दें। इफ़ योर कोफैक्टर इज डिटैचेबल एंड स्पेशली इट इज़ मेटल आयन, और ये क्या हो, मेटल आयन हो। 2 बातें हमने की हैं उसके बारे में। अगर आपका कोफैक्टर एंजाइम से कैसा है, डिटैचेबल है, नंबर 1, नंबर 2 वो क्या है, मेटल आयन है, देन इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेटर। इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेटर। आप एक इनहिबिटर भी पढ़ोगे। एज द नेम इंडिकेट दैट, एक्टिवेटर, ये क्या कर देगा, आके एक्टिवेट कर देगा। किसको एक्टिवेट कर देगा, एंजाइम्स को। ठीक है, किसको एक्टिवेट कर देगा, एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। एंजाइम है वो वर्क नहीं कर रहा क्योंकि वो अकेला काम नहीं कर सकता, उसको तो कोफैक्टर की ज़रूरत है, कोई ऐसे पार्ट की ज़रूरत है जो उसको आके एक्टिवेट करे। उसकी जो पेप्टाइडल साइड है अमाइनो एसिड की, उसको वो आके क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, और एक्टिवेटर कहने के लिए हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं, डिटैचेबल हो और दूसरा कौन हो, मेटल आयन हो। मतलब इनऑर्गेनिक तक ही हमारी ये बात रिस्ट्रिक्टेड है, ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में हम नहीं जाएंगे, ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में हम नहीं जाएंगे। अच्छा, ये तो था कोफैक्टर के बारे में। थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम की। उससे पहले हम देखें कि कोफैक्टर क्यों ज़रूरी है एंजाइम के लिए, वाई कोफैक्टर इज़ नेसेसरी। पहली बात तो आपने देख ली, इट मे एक्ट एज अ एक्टिवेटर। ठीक है, कोफैक्टर के बारे में हम बात करें, हम कहते हैं कि कोफैक्टर जो है सम टाइम ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है, ब्रिज। ब्रिज किसे कहते हैं, पुल को कहते हैं, जो दोनों साइड्स को आपस में क्या कर दे, जोड़ दे, लिंक कर दे। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसको किसके साथ जोड़ देंगे हम, एंजाइम के साथ। ठीक है, चले हम यहाँ पे जो है ना ये बना लेते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक सब्सटेंस है, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास ये इसकी एक्टिव साइट है, ऐसे समझें, जो कैटालिटिक एक्टिविटी रखती है। और ये हम कहते हैं कि ब्रिज बन गया उसके दरमियान। क्या बन गया है, ये हमारा एंजाइम है, ये हमारी सबस्ट्रेट है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनवाने में दरमियान में रोल किसने प्ले किया, कोफैक्टर ने। किसने रोल प्ले किया, कोफैक्टर ने। हम कहते हैं कि सम टाइम ओवर कोफैक्टर एक्ट एज अ ब्रिज, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। पहली बात। नंबर 2 कंडीशन क्या हो सकती है बेटे, इट मे डायरेक्टली कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। ये ब्रिज के हवाले से काम ना भी करे तो ये डायरेक्ट भी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि सम टाइम ये ब्रिज की तरह काम नहीं कर रहा होता,
जैसे ही हमारे पास को फैक्टर ऐड किया जाता है तो को फैक्टर खुद ही जो है वो केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, कैटालाइज कर देता है। ठीक है, एंजाइम के लिए वो किस चीज़ का काम कर रहा होता है, एक्टिवेटर का काम कर रहा होता है। को फैक्टर जो है किस चीज़ का काम कर रहा होता है, एक्टिवेटर का काम कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा नंबर 3 पे सम टाइम जो को फैक्टर होता है वो उसको केमिकल एनर्जी देता है। यू नो दैट एवरी केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स सम इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं उस एनर्जी को, आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास तमाम केमिकल रिएक्शन जो हैं वो इनिशियल एनर्जी चाहिए होती है उनको, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ यूज्ड टू स्टार्ट अ बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। समटाइम दिस co-factor provide the activation energy in the form of chemical energy, in the form of chemical energy। ठीक है, कि एंजाइम जो है बल्कि को-फैक्टर जो है वो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। और वी नो दैट कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्टअप होने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो केमिकल एनर्जी कौन प्रोवाइड कर देता है, उसको को फैक्टर प्रोवाइड कर देता है। एंड सम टाइम यही को फैक्टर अगर वो मेटल आयन है और डिटैचेबल है तो क्या बन जाता होता है, एक्टिवेटर। तो हम कह सकते हैं कि को फैक्टर का फंक्शन क्या है एंजाइम के साथ, एक तो ये ब्रिज का काम करता है सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान में, फिर जाके रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। सम टाइम ब्रिज की तरह काम नहीं करता, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, और रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। सम टाइम ये ना ब्रिज की तरह काम कर रहा होता है ना डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बल्कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है हमारे केमिकल रिएक्शन को, केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वो एक्टिवेशन एनर्जी की सूरत में प्रोवाइड कर रहा है और हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्टअप हो जाता है। सिमिलरली अगर हमारे पास को फैक्टर है, डिटैचेबल भी है और मेटल आयन भी है, उसको हम नाम दे देते हैं दिस इज कॉल्ड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अगर ऑर्गेनिक को फैक्टर है, अगर क्या है ऑर्गेनिक को फैक्टर है तो उसमें 2 सिचुएशंस हैं हमारे पास, या तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा या वो कोएंजाइम होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी, आपने पढ़ा था इफ द ऑर्गेनिक को फैक्टर इज टाइटली या फिर आप कोवेलेंटली बाउंड पढ़ते हो। ठीक है, कि आपके पास अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली या कोवेलेंटली बाउंड है किसके साथ, विद द एंजाइम, एंजाइम के साथ वो पक्का जुड़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, क्या फिर वो डिटैचेबल है, क्या फिर वो उतर सकता है, नहीं उतर सकता। अगर उतर जाएगा, अपने एंजाइम से जुदा हो जाएगा, देन उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट नहीं रहेगा, कोई भी उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी बाकी नहीं रहेगी। सिमिलरली हमारे पास अगर कोएंजाइम की बात करें तो हम कहते हैं कि कोएंजाइम ऑर्गेनिक कोफैक्टर ही होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं, ये हैं कि एक्चुअली ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं, लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई होगी इनके ऊपर कि ये लूजली बाउंड हैं। कैसे हैं, लूजली बाउंड हैं, किसके साथ, एंजाइम के साथ। किसके साथ लूजली बाउंड है, एंजाइम के साथ। इफ ओवर कोएंजाइम इज लूजली, मतलब हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज लूजली बाउंडेड विद द एंजाइम, इट इज कॉल्ड कोएंजाइम। ठीक है, ये तो हमने एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन लिखी है कि ऑर्गेनिक अलहदा हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक अलहदा हो जाएंगे। फिर इसमें भी बात करें प्रोस्थेटिक ग्रुप में और कोएंजाइम में, फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो सकता है, लास्ट टाइम आपने एग्जांपल दी थी हीम की, किसकी एग्जांपल दी थी, हीम आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ये क्या है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल है। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट। ठीक है, और साथ में उसके हम नॉन प्रोटीन पार्ट जोड़ रहे हैं, साथ में उसके क्या जोड़ रहे हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट। जब उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और कोवेलेंटली बाउंड होते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ कैसे बाउंड होते हैं, कोवेलेंटली। इसी तरह अगर कोएंजाइम की बात करें तो आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा था NAD FAD निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा बहुत से वाइटामिन्स का आपने पढ़ा था, बहुत से
वाइटामिन्स का आपने पढ़ा था, राइबोफ्लेविन का के बारे में पढ़ा था, बायोटिन होती है, नायसिन होती है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 13 वाइटामिन्स आते हैं, ठीक है। उनमें से बहुत से वाइटामिन्स ऐसे हैं जो कोएंजाइम का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? अब देखो यहाँ पे अगर हम फर्दर क्लासीफाई करना चाहें ना, तो हम विटामिन डेरिवेटिव्स को अलहदा कर देते हैं, नॉन विटामिन डेरिवेटिव्स को अलहदा कर देते हैं फर्दर क्लासीफाई करें तो। और फिर उसी के अंदर समटाइम प्रोटीन पार्ट्स भी आ जाते हैं दोबारा से। यहाँ पे तो हमने बात की ना कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, नहीं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत से हमारे पास को फैक्टर ऐसे भी आ जाते हैं जो कोएंजाइम का काम कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे इनको विटामिन डेरिवेटिव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटे विटामिन्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज। अगर हम ये बात विटामिन्स के बारे में कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली ये बात किसे कह रहे हैं? कोएंजाइम्स को। हम कहते हैं कि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हम इनको सिंथेसाइज्ड फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। जैसे विटामिन्स हमारी बॉडी में नहीं बनते, हम विटामिन्स बने बनाए लेते हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं? हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉट डिग्रेडेड इन द बॉडी, ये बॉडी में डिग्रेड नहीं होते, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम इन्हें नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड कोएंजाइम, दीज आर नोन एज। इसका मतलब बहुत से कोएंजाइम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली किस जैसे होते हैं? विटामिन्स जैसे होते हैं। हम कह सकते हैं कि विटामिन्स जो हैं वो कोएंजाइम्स या एक दूसरे के ये डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑब्वियसली कह सकते हैं। अब बेटे यहाँ पे अगर हम कोएंजाइम की बात करें तो कोएंजाइम कैसा अटैच होता है एंजाइम के साथ? लूजली बाउंड है। कैसा बाउंड है? तो आपके जहन में प्रोस्थेटिक, उससे आपने इनऑर्गेनिक कोफैक्टर पढ़ा जो कि मेटल आयन था। जो क्या था? मेटल आयन था। अगर हम उसको उसके प्रोटीन पार्ट से, हमने कहा था उसके लिए दो बातें हमने पढ़ी, एक डिटैचेबल होगा और दूसरा मेटल आयन होगा, तो हम उसको क्या नाम दे रहे थे? एक्टिवेटर का नाम दे रहे थे। किसका नाम दे रहे थे? एक्टिवेटर का। तो इससे ये जाहिर हुआ कि बहुत से एंजाइम्स ऐसे होंगे जो किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में वो कब होंगे? जब उनके साथ उनका क्या मौजूद नहीं होगा? कोएंजाइम मौजूद नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर आप किसी एंजाइम का कोएंजाइम रिमूव कर दो, कोएंजाइम क्या कर दो? रिमूव कर दो, इसका मतलब आप उस एंजाइम को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो? इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। इफ द कोएंजाइम ऑफ एन एंजाइम इज रिमूव्ड, इट गोज इन इनएक्टिव फॉर्म, देयर इज नो कैटालिटिक एक्टिविटी, थोड़ी सी भी उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं रहती, दैट एंजाइम इज नोन एज अपो एंजाइम। उस एंजाइम को हम क्या नाम देते हैं? अपो एंजाइम का नाम देते हैं, ठीक है। अगर आप किसी एंजाइम का कोएंजाइम क्या कर दो? रिमूव कर दो, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? अपो एंजाइम। इसी तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज होलो एंजाइम? व्हाट इज होलो एंजाइम? इसका इन्वर्स कर दो। अगर आपके पास बेटे कोई एंजाइम हो, आप उसमें उसका क्या ऐड कर दो? कोएंजाइम ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? कोएंजाइम ऐड कर दो। इन शॉर्ट को फैक्टर ही हम ऐड कर रहे हैं। कोएंजाइम को फैक्टर की टाइप है ना, आप उसका कोएंजाइम या को फैक्टर उसके अंदर ऐड कर दो तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी बहाल हो जाएगी, वो दोबारा क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। नाउ द एक्टिवेटेड एंजाइम, इनएक्टिवेटेड नहीं, अब जो एंजाइम एक्टिवेट हो गया, सोलली भी नहीं, किसकी एडिशन की वजह से? कोएंजाइम और कोफैक्टर की एडिशन की वजह से जब आपका एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, इट इज़ नोन एज होलो एंजाइम। इट इज़ नोन एज होलो एंजाइम। बात समझ में आई है? आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ जाता है बोर्ड के अंदर कि अपो एंजाइम और होलो एंजाइम में डिफरेंस क्या होगा। आपके पास एक एंजाइम है, अगर आप उसका कोएंजाइम रिमूव कर दो तो वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, उसे हम कहेंगे अपो एंजाइम। और अगर आपके पास उसी एंजाइम का वापस कोएंजाइम या कोफैक्टर लगा दिया जाए तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। देन एक्टिवेटेड एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम। होलो एंजाइम एक्टिवेटेड होता है, अपो एंजाइम इनएक्टिव होता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या हमारे पास कोई ऐसा एंजाइम जिसके लिए कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं है? जिसके लिए कोफैक्टर की ज़रूरत, क्या उसको भी हम अपो एंजाइम कह सकते हैं? नहीं,
क्योंकि उसको तो कोएंजाइम की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो कोएंजाइम की, वो तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ऑलरेडी इनएक्टिव होगा ड्यू टू द रिमूवल ऑफ कोएंजाइम, देन वो क्या कहलाएगा, अपोएंजाइम। जिसको ज़रूरत ही नहीं है तो वो तो अपोएंजाइम नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे ये बात है कि एंजाइम्स की लोकेशंस के बारे में अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में एंजाइम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, एंजाइम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट कौन होता है, सेल। बॉडी का फंक्शनल यूनिट कौन होता है, सेल। तो बेटे एंजाइम्स कहाँ पर होंगे, फंक्शनल एंजाइम्स जो फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी में वो कहाँ पर होंगे, सेल्स के अंदर ही होंगे। कहाँ पर होंगे, सेल्स के अंदर। और आपने पढ़ा हुआ है कि सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। मच मोर या मोस्ट पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज सॉल्युबल इन द साइटोप्लाज्म। आपने यही पढ़ा था ना, एंजाइम को ग्लोब्यूलर बनाने का मकसद ही यही था कि उनको सॉल्युबलाइज बनाया जाए ताकि वो साइटोप्लाज्म में वर्क कर सकें। बहुत से एंजाइम ऐसे होते हैं जो कहाँ पर वर्क करते हैं, लेकिन वो कहता है कि डिफरेंट सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी हैं हमारे पास जिनको हम ऑर्गेनेलिज का नाम देते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी हैं जिन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं, ऑर्गेनेलिज का नाम देते हैं। बहुत से एंजाइम्स किसके अंदर काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनेलिज के अंदर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात बताओ, लेट के आपने कोई इंडस्ट्री बनाई है या आप कहीं पे कोई काम कर रहे हो, ठीक, लेट आप जब कोई घर बना रहे हो, आपको ईंटों की, सीमेंट की ज़रूरत है। आप ईंटों की प्रोडक्शन बहुत दूर जाके करोगे या करीब ही करोगे जहाँ उसकी ज़रूरत है, करीब ही करोगे ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम ना हो। यही बात हमारे सेल्स के अंदर है। वो कहता है जहाँ पर एंजाइम्स ने काम करना होता है वो एंजाइम वहीं करीब विसिनिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं। आपने पढ़ा था न्यूक्लियस के पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स होते हैं। तो जिस ऑर्गेनेली के पास अपना राइबोसोम होगा उसकी अपनी प्रोटीन की फैक्ट्री है, उसकी अपनी एंजाइम की फैक्ट्री है। जब चाहे वो एंजाइम अपने अंदर वहीं प्रोड्यूस करवा लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत से एंजाइम, लेट ऐसे एंजाइम जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेना है। अब आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनेली के अंदर होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी। इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे। अच्छा, रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो किस लिए काम आएंगे, रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन के काम आएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन है, आरएनए की फॉर्मेशन है। तो डीएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए पॉलीमरेजेस वो तमाम के तमाम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो इन शॉर्ट हमारा कहने का मकसद ये हुआ कि एंजाइम पाए कहाँ पर जाते हैं, नंबर 1 सेल में, सेल में किस जगह, साइटोप्लाज्म में, या नंबर 2 कौन सी जगह पर, सब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि किसके अंदर। तो जिस ऑर्गेनेली के लिए जो केमिकल रिएक्शन है उसका नाम लेके हम बता देंगे कि जो एंजाइम फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो क्लोरोप्लास्ट में है, जो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में है। इसी तरह जो डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए की सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए चाहिए वो किसके अंदर होंगे। तो इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 37। एंजाइम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव, विच आर बायोलॉजिकली। एक और बात भी हमने ये पढ़ी थी कि एंजाइम्स खुद इन्वॉल्व नहीं होते, इन्वॉल्व से मुराद यूटिलाइज नहीं होते, वो रिएक्शन को कैटालाइज तो करते हैं, रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो किसी प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते, किसी प्रोडक्ट का हिस्सा, वो केमिकली इंटैक्ट रहते हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर भी ख़राब नहीं होता। इसीलिए तो हम कहते हैं एंजाइम्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो इनकी ज़्यादा मिकदार चाहिए, कम चाहिए, कम चाहिए। दे ट्रेमेंडसली इंक्रीज, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ द रिएक्शन। Without these enzymes, the reaction would proceed at very low speed, making the life impossible. अगर एंजाइम ना हो तो हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं बहुत स्लो स्पीड से होंगे। Enzymes are composed of hundreds of amino acids joined together and coil themselves to form a globular structure. The catalytic activity is restricted to a small portion of the structure known as active site. The reactant
कॉल्ड सबस्ट्रेट। जो चीज़ें रिएक्ट कर रही होती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? सबस्ट्रेट। इज अटैच टू द एक्टिव साइट कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू अमाइनो एसिड। एक्टिव साइट के साथ बहुत चंद अमाइनो एसिड होंगे जो हिस्सा ले रहे होंगे, तो फिर बाकी अमाइनो एसिड हमने उसमें एंजाइम में क्यों रखे हुए हैं? while the rest are the bulk of the amino acids maintain the globular structure of the। अब कोफैक्टर की कहानी है। सम एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ सोलली ऑफ प्रोटीन, वो टोटल के टोटल प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। अदर आल्सो हैव नॉन प्रोटीन पार्ट नोन एज कोफैक्टर विच इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। द कोफैक्टर यूजुअली एक्ट एज अ ब्रिज। नंबर 1 कि कोफैक्टर कैसे काम करता है? ब्रिज की तरह काम कर सकता है। किस किस के दरमियान? बिटवीन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट। ऑफन कभी कभार इट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द केमिकल रिएक्शन, कभी कभी तो ये डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करता है, विच ब्रिंग अबाउट द कैटालाइसिस। एंड सम टाइम द कोफैक्टर प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। सम टाइम ये क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये, helping to derive the reaction which would otherwise be difficult or impossible. Some enzymes use metal ions as cofactor like magnesium, iron, copper, zinc. The detachable cofactor, अगर वो detachable हो, is known as activator if it is an inorganic ion. कंडीशन लगा दी हमने, अगर वो inorganic ion है तब हम उसको क्या कहेंगे? एक्टिवेटर कहेंगे। चले बेटे, अब आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम की टाइप्स हैं। इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवैलेंटली बाउंडेड इट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो उसकी एग्जांपल, प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल हमने देखी, हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम कर रही होती है। इफ इट इज लूजली अटैच टू द प्रोटीन, अगर हमारे पास कोफैक्टर मतलब हमारा जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो लूजली अटैच होगा और ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो इट इज कॉल्ड कोएंजाइम। इट इज कॉल्ड कोएंजाइम। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द वाइटामिन्स। जो कोएंजाइम्स होते हैं वो किससे मिलते जुलते होते हैं? वाइटामिन से। विच रिप्रेजेंट द एसेंशियल रॉ मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ वाइटामिन्स ही हमारे पास कोएंजाइम बनवाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर विच द कोएंजाइम्स आर मेड। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द वाइटामिन्स आर नीडेड बिकॉज लाइक द एंजाइम कोएंजाइम्स कैन बी यूज्ड। एन एंजाइम, अब यहाँ से आपके पास अपो एंजाइम और होलो एंजाइम में डिफरेंस है। एन एंजाइम विद इट्स को एंजाइम, ऐसा एंजाइम जिसके साथ उसका को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, चाहे उसका को एंजाइम हो चाहे उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, इज रिमूव्ड। आपने वो क्या कर दिया? उसका उतार दिया, हटा दिया है। इट इज डेजिग्नेटेड एज अपो एंजाइम, मतलब आपने को फैक्टर ही उतार दिया है उसका, चाहे आपने उसका को एंजाइम उतारा चाहे उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप उतारा। चलें जी, एडिंग द करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोएंजाइम। अगर आप उस कोएंजाइम को, प्रोस्थेटिक ग्रुप को, कोफैक्टर को वापस ऐड कर दोगे तो वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा। करेक्ट प्रोपोर्शन टू द अपो एंजाइम विल रीस्टोर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एन एक्टिवेटेड एंजाइम, जो एंजाइम एक्टिवेटेड होगा, कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन पार्ट है, एंड कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, इज नोन एज होलो एंजाइम। अब लोकेशन के बारे में लास्ट पैराग्राफ है। मैनी एंजाइम्स आर सिंपली डिसॉल्व इन द साइटोप्लाज्म। अदर एंजाइम्स आर टाइटली बाउंड टू द सर्टेन सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेलिज। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स फॉर द यूज इन नियर द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन। जहां पर वो प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे साथ में वो काम कर रहे होते हैं। द एंजाइम्स इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन, एंड द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन आर फाउंड इन, एंड सम एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ, क्योंकि राइबोसोम ने क्या बनानी होती है? प्रोटीन। और इसी तरह आपसे न्यूक्लियस, डीएनए के बारे में पूछ लिया जाए, जो डीएनए रेप्लिकेशन के या आरएनए बनाने के एंजाइम्स हैं वो कहाँ पर होंगे? न्यूक्लियस के अंदर होंगे, ठीक है। बट इस होल टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।